ये जी मेरी बेगम जाहिदा और मेरी बहू, बेटी हमारी मरियम, बेटा साद जिसकी बेगम है ये, और ये 2 बच्चे, ये मिस्टर मोहिद हैं और ये जोहा, दोनों बच्चे जी। ये दर हकीकत बच्चे इनके हैं लेकिन कब्ज़ा हमारा है। इन दोनों पे दादा दादी का कब्ज़ा है और कब्ज़ा ग्रुप ने इनको बहुत अच्छी तरह काबू करके रखा हुआ है कि ये दादा दादी के पास ही नजर आए बस। लेकिन आप इन्हें टाइम कैसे देते हैं? आप तो सारा दिन इतने बिजी होते हैं। नहीं, वक्त इनके लिए तो निकाल ही लेते हैं कि ये तो मैं इनके लिए तो इंतज़ार में ही रहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हाथ आएँ तो ताकि इनके साथ गुजरे। सुबह स्कूल जाते हुए मिल के जाते हैं, बड़ी प्यार की बातें करके, दादा से दुआएँ लेके जाते हैं, दादी से भी। फिर वापस आके इनके ऊपर पाबंदी रखी हुई है कि जब स्कूल से आएँ तो आते ही पहले मिलना है, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं। मैडम, जो जनरल साहब वहाँ पे तबसरे करते हैं, तजज़िये करते हैं टीवी पे, सुना है कि इनको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड करती हैं? मैं तबसरे भी सुनती हूँ और लोगों के भी, और अखबार वगैरह भी मैं काफ़ी पढ़ती हूँ। तो उसमें मैं देखती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं अपने जहन में रख लेती हूँ और फिर अक्सर वो डिस्कस, फिर इनके भी जब तबसरे सुनती हूँ फिर उसके साथ उसको टैली करके हम आपस में डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो रिसर्च वर्क है वो तो आपको होम मिनिस्ट्री से मिल जाता है। एक अच्छी एजुकेटेड बीवी भी आपके लिए एक नेमत है। एक तो ये कि आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल एक जैसी, बात करें तो समझ आती है एक दूसरे की बात। अगर कंपेटिबिलिटी ना हो जहनी तौर पे तो फिर आपको मुश्किलात आती हैं कि आप बात, एक छोटी बात भी समझानी पड़ जाए तो वो आपको टकरे मारनी पड़े। मैडम, आम तौर पे जो जनरल्स होते हैं इनका तो बड़ा रोब दबदबा होता है, तो घर में किसकी अथॉरिटी चलती है? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़े कोई जाबर किस्म के वालिद हों या इस तरह के शौहर हों। हमारा आपस में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। ये जितनी आपकी कंपैटिबिलिटी है मियाँ बीवी की, तो शादी तो आपकी पसंद की हुई होगी? नहीं, पसंद नहीं। उस ज़माने में मेरे जो वालिद मोहतरम थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, वो इस मामले में उनकी सोच या उनका घर में रोब दबदबा इस तरह था कि अगर मेरे घर में टेलीफोन भी आ जाता कहीं से किसी बच्ची लड़की का और वो कह रही होती कि मेरा नाम लेती कि इससे बात करनी है, तो मैं शायद मुझे वालिद मेरा उठा के मुझे घर से बाहर फेंक देता। तो शादी का ये कि मैं मंगला में पोस्टेड था तो मेरे वालिद साहब का टेलीफोन आया मुझे कि मैंने तुम्हारी शादी वहाँ तय कर दी है लाहौर में फ़लाँ जगह। तो मैंने इतना भी नहीं पूछा उनसे कि वो कौन है, किधर है, क्या है, क्योंकि मैं समझता था कि ये भी ज़्यादा तफ्तीश करना भी शायद उनको नागवार गुजरे, तो बात ही ना करो। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, आपने बताया बस। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ जहाँ ये हम समझें कि हमारी को अंडरस्टैंडिंग की कोई आपस में कमी है। ये मेरे बहुत करीब है जी, क्योंकि ये छोटा था, ये थ्रू आउट हर जगह मेरे साथ रहा, तो इसके साथ मेरा ताल्लुक साथ के साथ जो है वो एक दोस्त वाला था। बाकी बच्चे जो हैं मुझसे थोड़ा हटके रहते हैं, ये मेरे साथ पंगाबाजी करता है। साथ साथ जैसे जनरल्स को तो नो सुनने की आदत ही नहीं होती, तो फिर क्या बनता है? अब तो खैर काफ़ी अरसा गुजर गया नो सुने हुए, क्योंकि अब जो आदतें वालिद की थीं वही तकरीबन अब मेरी भी होती जा रही हैं, तो इसलिए तबीयतें सेम बन रही हैं हमारी। लेकिन बचपन में ना सुनी हुई है काफ़ी दफ़ा, तो वो फिर जो शोर शराबा बच्चे करते हैं वो किए हुए हैं, लेकिन फिर उसका रिएक्शन भी भोगता हुआ, कोई मसला नहीं। तो आपकी शादी भी वैसे ही हुई जैसी जनरल साहब की हुई थी? नहीं नहीं, हमारी तो नए दौर की शादी है। नए दौर की? हमारी नए दौर वाली है, तो मैंने वालिद साहब से इजाज़त ज़रूर ली थी। इजाज़त के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, और चीज़ ये है कि अपनी पसंद की शादी है। बाकी ये कि अब 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को भी, और जैसे बाकी शादियाँ होती हैं वैसी हो चुकी है ये भी। अंडरस्टैंडिंग बन गई है, 2 बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपके सामने तो इतना कामयाब रोल मॉडल मौजूद है, इस बेस्ट कपल से आप क्या इंस्पिरेशन लेती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी जब से शादी हुई है अल्लाह का शुक्र है कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। जो भी मुझे अगर कोई मशवरा लेना होता है तो आई वुड रादर आस्क अंकल आंटी रादर देन माई ओन पेरेंट्स।
तो वो एक इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन है कि मैं अंकल से भी और मतलब जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स भी और भी कोई भी बच्चों से रिलेटेड सब कुछ मतलब अंकल आंटी सबसे पहले मेरी ऑप्शन होती है कि मैं उनसे पूछूं कि ये बात है, आप मुझे इसका हल बताएं, और यूजुअली वो हल बिल्कुल ठीक होता है और वो चल भी जाता है। तो इनकी शिकायत किसको लगाती हैं, अपने पेरेंट्स को या इनको? सबसे पहले आंटी को। अच्छा। सबसे पहले आंटी को और फिर अंकल ज़ाहिर साथ ही होते जो भी, मेरे अम्मी को तो पता भी नहीं होता कि घर में क्या चल रहा है। वो ये आंटी कहती हैं कि मेरे बेटे मुझे कंप्लेन करते हैं कि आप लोग तो बहुओं की साइड लेते हैं। आपको कौन ज़्यादा डांटता है? कोई नहीं डांटता ज़्यादा, खाली मामा थोड़ा सा, मामा या अब्बू डांटते हैं। दादो ज़्यादा अच्छी हैं या दादा अब्बू? दादा दादो डांटती हैं? दादा अब्बू आपके साथ खेलते हैं? नहीं। दादो खेलती हैं तुम? क्या खेलती हैं? थोड़े दिनों पहले तुम बोला खेल रहे थे अब दोनों। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इसी दौरान उनके दरीना दोस्त और 71 की जंग में कई बरस दुश्मन की कैद में रहने वाले कर्नल रिटायर्ड इसहाक और उनकी अहलिया भी उनसे मिलने आए। ये मेरे मिलिट्री एकेडमी के वक्त से दोस्त हैं और दोस्ती जो है वो आज दिन तक बाकायदा कायम है। वाह, बहुत लंबी एसोसिएशन। फैमिली की तरह घर में आना जाना, ये हमारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली आप समझ लें। आपने तो जंगें भी बल्कि एक साथ ही लड़ी हैं। मैं था यहाँ पे राजस्थान सेक्टर में और इनकी ट्रांसफ़र हो चुकी हुई थी ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा। सो ये मशरक़ी पाकिस्तान में पूरी जंग, पूरा वक्त ये वहाँ रहे और फिर ये PW हो गए, POW रहे वहाँ पे, इंडिया की कैद में रहे और फिर ये जब शिमला माहिदा वगैरह हुआ तो उसके बाद एक्सचेंज हुए प्रिजनर वगैरह, तो फिर ये वापस पाकिस्तान आए। तो वो ज़िंदगी के कुछ साल वहाँ ज़ाया हो गए, फिर आके इनकी शादी हुई उसके बाद। जनाब, मैं अफसोस के साथ कहूँगा, इट इज़ वेरी सैड कि दोज पीपल हैव रिटन, दे टॉक, दे स्पीक ऑन TV, दे राइट इन न्यूज़पेपर्स, दोज हु हैव नेवर विजिटेड ईस्ट पाकिस्तान, जिनको ईस्ट पाकिस्तान का पता ही नहीं है, वो करते हैं और वो सिर्फ इंडिया के प्रोपेगंडे से मुतासर होकर, CNN और BBC के प्रोपेगंडे से मुतासर होकर और इंडियन राइटर्स की किताबें पढ़ के। आप फिर इंडिया की कैद में चले गए, कैसे शब रोज़ गुजरते रहे? आगरा जेल में रहते थे जी। आगरा जेल की दीवारें बहुत मोटी थी और बहुत ऊंची थी और हम कहा करते थे कि ये हमारे बुजुर्गों मुग़ल बादशाहों ने हमारे लिए ही बनाई थी, मेरा ख्याल है। वो दे वर सो हाई दैट यू कुड ओनली सी द स्काईज एंड इट वाज अ वेरी टफ टाइम। क्या ये बात सच है कि हमारे 90,000 फौजी उनकी कैद में? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। 26,000 तो पाकिस्तान रेगुलर फोर्स, उसके बाद नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, पुलिस, फ्रंटियर कोर, और उसके बाद बिहारी, उसके बाद सिविलियंस, those who did not want to stay in East Pakistan, they also joined the army camps because they wanted to come to Pakistan. तो ये सारे लोग मिला के तो 90,000 बने और 90,000 इंडिया में आए तो उन्होंने उन सब को कैदी बना लिया कि ये आर्मी थी, which was not correct.